देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बहमनी साम्राज्य, जो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। देखिए, इसके अंतर्गत जो है पहला जो प्रश्न है वो है दिए गई सूची का इनका मिलान करना। आपको जो है मिलान में देखिए, सबसे पहले तो मैंने भी कहा आपको जो है ABC लिख लीजिए, A B C और D। इस तरह से सोल्व करना है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए आपका जो आंसर बनेगा, देखिए यानी कि आदिल शाही जो कहाँ थे, वो बीजापुर में थे, मतलब जो है ए का 2। उसके बाद एक कुतुब शाही जो थे गोलकुंडा, यानी कि बी का 3। सी का देखिए आप जो है निजाम सी अहमदनगर, यानी कि ए, सी का 9। उसके बाद सक्रिय साम्राज्य ये थे आपके जौनपुर, मतलब जो है ये 4। अब देखिए, इसमें जो आंसर आपका 2 3 1 4, ये देख लो इसमें कौन सा आंसर बन रहा है। तो आंसर बन गया इसका डी, यानी डी इसका आंसर है। अब देखिए, इनमें जो है आदिल शाही जो है वो संबंधित थे विजयनगर से, वहीं पर देख कुतुब शाही गोलकुंडा से, और निजाम शाही अहमदनगर से, और सक्रिय शाही जो है जौनपुर से संबंधित थे। इस प्रकार जो आंसर बन गया आपका वो डी हो गया। सेकंड, इनका फिर मिलान करना है, फिर इनको ऐसे लिखना आपको जो है A B C और D। अब देखिए, इसमें जो है आप देखिए आदिल शाही, देखिए मैं पहले पहले भी आ गया, जो है ये बनेगा आपका यानी कि बीजापुर। उसके बाद देखिए यानी ए का 2। उसके बाद देखिए निजाम शाही बनेंगे देखिए आपके जो है अहमदनगर, यानी कि ये आपका 1। उसके बाद देखिए इमाद शाही ये है बरार के, जो है ये बनेगा आपका 4। उसके बाद कुतुब शाही बनेगा ये आपका गोलकुंडा। अब आंसर बन गया इसका 2 1 4 3। अब 2 1 4 3 कौन सा है? ये आंसर बन गया आपका डी, यानी आंसर होगा डी आपका। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं 1481 में महमूद गावा की हत्या के बाद बहमनी साम्राज्य में अराजकता फैल गई, और लगभग 2 दशक के अंदर ही बहमनी साम्राज्य का विघटन का शिकार हो गया। और कालांतर में जो है इस क्षेत्र के 5 नए राज्यों का उदय हुआ। अब कौन कौन से 5 राज्य देखिए आप जो है, यानी कि बीजापुर का आदिल शाही जो 1489 एंड 1489 ईस्वी की बात हो रही है। अहमदनगर का निजाम शाही 1490 की बात है। बरार का इमाद शाही 1490 के आसपास। गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य 1512, और बीदर शाही राज्य 1527। देखिए, आंसर बन गया इसका डी। नेक्स्ट, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अब अहमद शाही मतलब जो है अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? कि अहमदनगर को मुगल राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। देखिए, मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर को निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। सी, फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। डी, 1631 में मुगल साम्राज्य युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण स्वराज परिवार मुगल सेना के द्वारा मार दिया गया। देखिए, इसमें आंसर बनेगा आपका ए, यानी कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। अब देखिए, इसमें बात करते हैं हम जो है बहमनी साम्राज्य के विघटन में जिन 5 राज्यों का उदय हुआ था, वो पहले भी डिस्कस कर चुका है। उसमें एक अहमदनगर था। महमूद गावा की मृत्यु के बाद मलिक अहमद बहमनी साम्राज्य का वजीर बना, और उसने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण करके स्वतंत्र निजाम शाही वंश की स्थापना की। अब निजाम शाही वंश के शासकों के अतिरिक्त मलिक अंबर नामक एक सशक्त वजीर भी हुआ। इसके समय तक अहमदनगर राज्य मजबूत रहा। अंत में 1633 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया, तथा
हुसैन शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में कैद कर लिया। देखिए आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? आंसर बना शेर शाह का मकबरा सासाराम, बी जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, गोल गुंबद बीजापुर। यानी देखें मतलब यह है किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार की विशालतम गुंबदों में से एक है। अब देखिए इसका आंसर बनेगा गोल गुंबद बीजापुर, यानी कि डी आंसर की बात। अब देखिए यहां पर जो है अगर हम बात करते हैं बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह 1627 से 57 ईस्वी तक का मकबरा जो है गोल गुंबद या गुंबद के नाम से विख्यात है। यह आदिल शाही स्थापत्य का बेहतरीन उदाहरण है। यह भारत के विशालतम इमारतों में से एक है। गुंबद का बाह्य व्यास 144 फीट है। अब देखिए गोल गुंबद न केवल भारत का ही अपितु विश्व या संसार का सबसे बड़ा गुंबद या फिर गुंबज है। देखिए आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, गोल गुंबज किसका उदाहरण है? देखिए गोल गुंबज किसका उदाहरण है? ए निजाम शाही स्थापत्य कला का, तुगलक शाही स्थापत्य कला का, आदिल शाही स्थापत्य का, या मुगल कालीन स्थापत्य का। देखिए मैं पहले डिस्कस कर चुका है, यानी कि ये बीजापुर संबंधित है, यानी वाला है आदिल शाही द्वारा स्थापत्य कला, मतलब है सी। क्यों इसका क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूं। देखिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है निम्नलिखित में से कौन किताब ए नवरस नामक पुस्तक का लेखक है? किताब ए नवरस नामक का लेखक है देखिए आप जो है ए इब्राहिम शाह या इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बी अली आदिल शाह, सी कुली कुतुब शाह, डी अकबर द्वितीय। देखिए आंसर बनेगा इसमें ए यानी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, आंसर बन गया हमारा ए। अब देखिए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का राजा था। भारतीय इतिहास में आदिल शाही वंश के पांचवें बादशाह जगत गुरु बादशाह के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने संगीत के माध्यम से शिया और सुन्नी के बीच तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक सद्भाव बनाने की कोशिश की। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं सरस्वती और गणेश के सम्मान में गाने गाए और तैयार किए। इन्होंने दक्कन भाषा में किताब ए नवरस यानी कौन सी भाषा में? दक्कन भाषा में किताब ए नवरस यानी 9 रसों की पुस्तक नामक लिखी। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की आस्था के कारण ही उनकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती है? देखिए इसका मैं पहले डिस्कस कर दिया पिछले क्वेश्चन में जो है। आंसर बना है इसका इब्राहिम आदिल शाह, आंसर बन गया सी, जगत गुरु इसको कहिए। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है वो देखिए आप जो है निम्नलिखित में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया है? देखिए इसका भी पहला आंसर बनेगा आपका जो है बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह, आंसर बना ए। इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही दे चुका हूं, आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया है। अब देखिए इसमें भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली का प्रारंभिक रूप जन्मदाता अमीर खुसरो है। इसके बाद देखिए पहले ए में देखिए आप जो है हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। देखिए इसका आंसर बनेगा दोनों, यानी आंसर बना इसका सी। अब देखिए इब्राहिम आदिल शाह की बात करते हैं। इब्राहिम आदिल शाह
बीजापुर का शासक था, उसने फारस के स्थान पर हिंदवी को राजभाषा बनाया और हिंदुओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। इसने हिंदू गीत संग्रह किताब ए नवरस की रचना की, जिसमें मुस्लिम संतों और हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा की गई। और इसी समय फरिश्ता ने तारिक ए फरिश्ता नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। कव्वाली का आरंभ करता जो है अमीर खुसरो है, तो आंसर बना सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बहमनी शासकों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी। अब देखिए आंसर बनेगा इसमें अलाउद्दीन जित्ते, अहमद शाह वली, मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद तृतीय। आंसर बनेगा इसका, देखिए मतलब यह है बी आंसर अहमद वली, यानी बी आंसर बी। अब देखिए इसका जो है बी, देखिए शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम या फिर अहमद शाह वली 1422 से लेके 1446 तक का समय था, ने सर्वप्रथम गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाई। बहमनी साम्राज्य की इस नवीन राजधानी में मोहम्मदाबाद नामक दिया, यानी इसका नाम जो दिया था मतलब है नवीन मोहम्मदाबाद नाम दिया गया। शिहाबुद्दीन अहमद के शासनकाल में दलगत राजनीति यानी दक्कन एवं अफ्रीका ने सांप्रदायिक रूप ले लिया, क्योंकि सुल्तान ने ईरान से शिया संतों को भी आमंत्रित किया। आंसर बना देखिए हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, दक्कन में बहमनी स्थापत्य अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रतिष्ठित है। बहमनी स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें देखिए आंसर बताना आपको जो है, इसने अपने तत्व दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य शैलियों और सुदूर फारस के स्थापत्य कला शैलियों से प्राप्त किया। 2 नंबर, बहमनी द्वारा निर्मित किले निसंदेह यूरोप के उसी काल के किन्हीं किलों में से काफी बढ़कर महानतम स्मारक है। 3 नंबर, बहमनी स्थापत्य में हिंदू इस्लामी दोनों शैलियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रतिबिंबित होता है। देखिए आंसर बना इसका जो है 1 और 3, यानी ये भी सही है और ये भी सही, आंसर बन गया। अब इसका सी आंसर हो जाता है। अब देखिए दक्कन के बहमनी स्थापत्य कला अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह दिल्ली सल्तनत और फारस की शैलियों का यानी शैलियों का स्थापत्य का मिश्रण भी है। इसी बहमनी स्थापत्य में या स्थापत्य कला में हिंदू और मुस्लिम दोनों की शैलियों का सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित किया गया। देखिए आंसर बना सी। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष? आंसर बनेगा इसका 1347, यानी सी आंसर। अब देखिए बहमनी साम्राज्य यानी दक्कन मतलब समझिए एक तरह से अब जो है दक्कन में बहमनी राज्य और राजवंश का जो आरंभ है दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के एक अधिकारी हसन उपनाम यानी जफर शाह ने 1347 में की। और उसी हसन ने अपने फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज मानता था, इसलिए उसका वंश बहमनी कहलाने लगा। तख्त पर बैठने के बाद हसन ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की और अपनी राजधानी गुलबर्गा से मैंने अपनी राजधानी को गुलबर्गा बनाया गया और इसने ही 11 वर्ष तक शासन किया। कलीमुल्ला यानी 1526 ईस्वी में बहमनी राज्य का अंतिम शासक था और बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 राज्य यानी 5 स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ, जो मैंने पहले बता चुका हूं। कौन कौन से? बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। देखिए आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की? यानी दक्षिण भारत में देखिए आप, आंसर बनेगा इसमें अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह, मुजाहिद शाह, सी में है मोहम्मद शाह प्रथम, डी में आदिल शाह। आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है,
बहमनी राज्य का प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी? अब इसमें देखिए आंसर बनेगा बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, हुसैन शाह, इनमें से कौन? आंसर देखिए इसकी गुलबर्गा यानी बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहमनी राज्य के महमूद गवाह द्वारा किया गया सुधार उपाय नहीं था? ए, राज्य 8 प्रांतों और तरफों में बटा हुआ था, अभिजातों के वेतन दिया जाता था तथा घोड़े के सैन्य टुकड़ी रखने को कहा गया था। सी, भूमि का एक भूभाग खालिसात तरफदारों के खर्चों के लिए रखा गया था। डी, भूमि के मापा गया और उस आधार पर भूमि कर तय किया गया था। देखिए आंसर बना इसका जो है वो उपाय नहीं है, वो सी नहीं था, आंसर बना इसका सी। अब देखिए इसमें देखिए महमूद गवाह बहमनी राज्य के मोहम्मद शमसुद्दीन द्वितीय यानी जिसका टाइम था 1463 से 1482 का प्रधानमंत्री था। इसी समय या इसी के समय रूसी व्यापारी निकितन बीदर आया था और महमूद गवाह ने नव विजित प्रदेशों सहित भूतपूर्व 4 तरफों या प्रांतों को 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया था। बरार में गाबिल और मुहर, गुलबर्गा को बीजापुर और गुलबर्ग, दौलताबाद को दौलताबाद और जुन्नार तथा तेलंगाना को राजमुंद्री और वारंगल के रूप में विभाजित कर दिया गया। यानी एक बार फिर देखिए जो 8 प्रांत देखिए, बरार को गाबिल और माहुर, गुलबर्गा को बीजापुर और गुलबर्गा, दौलताबाद को दौलताबाद और जुन्नार और तेलंगाना को राजमुंद्री और वारंगल के रूप में विभाजित। प्रत्येक प्रासामंत या अभिजात का वेतन और कार्य निर्धारित था। 500 घोड़े की सैन्य टुकड़ी का दल बनाए रखने के लिए प्रत्येक को 1 लाख खून मिलते थे। यद्यपि मोहम्मद गवाह का प्रांतीय तरफदार के क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र में कुछ प्रांतों को लेकर उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया, परंतु उसने भूमि का प्रयोग प्रांतीय गवर्नर या तरफदारों के नियंत्रण में रखा और न कि तरफदारों के खर्चों के लिए। मोहम्मद गवाह ने भूमि की व्यवस्थित पैमाइश कराई और उस आधार पर भूमि कर तय किया गया था। इसने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की और 1481 में ही मोहम्मद तृतीय ने इसे राजद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दे दी या मृत्युदंड दे दी। देखिए इसका आंसर बना हमारा सी। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिल